देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार 3.0 का पहला बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। जन भवन में शाम 3 बजे नए मंत्री शपथ लेंगे और इस विस्तार को सिर्फ मंत्रियों की संख्या बढ़ाने के तौर पर नहीं, बल्कि 2027 के चुनावी समीकरणों की बड़ी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिमी यूपी को खास तवज्जो मिलने की चर्चा है। जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और सहयोगी दलों को साधने की रणनीति पर भी बीजेपी फोकस कर रही है। लखनऊ में कल रात से ही राजनीतिक हलचल तेज है। संभावित मंत्रियों का राजधानी पहुंचना लगातार जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि किन चेहरों पर मुहर लगेगी, किसे प्रमोशन मिलेगा, क्या यह विस्तार 2027 की सियासत की दिशा तय करेगा। फिलहाल इसी खबर को लेकर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शिवम त्रिवेदी। जी शिवम जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। शिवम जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट क्या है? अगर बात की जाए जिस तरीके से कई ऐसे विधायक हैं जिनको एकाएक बुलाया गया है लखनऊ में और देर शाम मीटिंग चली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। लगातार सभी मंत्री जिन 6 नामों पर चर्चा हो रही है 2027 को लेकर, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसके द्वारा लगातार ओबीसी, दलित और ब्राह्मण चेहरे को फोकस किया जा रहा है। लगातार इन्हें साधने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिनमें कुछ चुनिंदा नाम ऐसे हैं जो पश्चिमी क्षेत्र हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो अलग एक स्थान रखते हैं। उनका ना अगर बात की जाए तो कई ऐसे चेहरे हैं जो लगातार इनमें शामिल हैं और इन पर काफी चर्चा देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए तो सपा से बागी हुए विधायक ऊंचाहार पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे की चाहे बात की जाए या फिर हंसराज विश्वकर्मा जो जिलाध्यक्ष रहे हैं बनारस की अगर बात की जाए तो कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, कैलाश राजपूत ऐसे कई मंत्री में शामिल होने की कई रेस में हैं। अगर बात की जाए तो संभावित मंत्रियों ने बीती शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की। अगर बात की जाए रायबरेली की तो रायबरेली में जो डॉक्टर मनोज कुमार पांडे है पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान विधायक ऊंचाहार, उनके द्वारा उनके सारे परिवारजन भी इस समय लखनऊ में मौजूद है। ठीक है शिवम जी, आपने अभी कुछ संभावित चेहरों के नाम बताए, तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि किन संभावित चेहरों के और ऐसे नाम हैं जो ज्यादा चर्चा में आ सकते हैं, और क्या कुछ पुराने मंत्री की छुट्टियां या विभागों में बड़ा फेरबदल भी संभव है? अगर बात की जाए तो भाजपा के पूर्व प्रदेश उत्तर प्रदेश के रहे भूपेंद्र चौधरी का भी नाम काफी तेजी से आ रहा है और बात की जाए सपा की बागी विधायक जी पूजा पाल का, उनका भी नाम काफी तेजी से आ रहा है सामने। ठीक है शिवम जी, किन क्षेत्रों और जाति समीकरणों को ध्यान में रखकर ये जो विस्तार है वो किया गया है? कुछ अपडेट है आपके पास में? बीते दिनों की अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से दलित वर्ग छूटा चला जा रहा है उसे भी साधने का प्रयास किया जा रहा है। बीच में ऐसे कई ऐसे मामले आए हैं जिनमें ब्राह्मण विरुष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो ब्राह्मण वोटरों को साधने का भले ही प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मनोज कुमार पांडे जो उत्तर प्रदेश में एक अलग शख्सियत रखते हैं जी और सपा में प्रबुद्ध वर्ग का पूरा वो मॉनिटरिंग करते थे, पूरी देखरेख करते, तो उनके द्वारा लगातार उन्हें स्टार प्रचारक भी सपा समाजवादी पार्टी में बनाया गया। तो कहीं ना कहीं मनोज कुमार पांडे को अगर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता तो कहीं ना कहीं ये पूरा 2027 के चुनाव पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो मनोज कुमार पांडे पूर्वांचल की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश की कई ऐसे जिलों की बात की जाए जहां लगातार उनका काफी प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि ब्राह्मण चेहरा होने के नाते वो काफी अहम रोल रखते हैं। ठीक है शिवम जी, जैसा कि आपने अभी बताया, इसी से जुड़ा हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे। पश्चिमी यूपी को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलने की चर्चा तेज हो रही है, तो क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह मानी जा रही है? सबसे बड़ी बात की जाए तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की बात की जाए या फिर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए या बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो लगातार किसी भी इन तीन ही पार्टियों में ब्राह्मण वोटर नहीं है और लगातार जिस तरीके से ब्राह्मण वोट बैंक एक अलग है, तो कहीं ना कहीं साधने का जरूर प्रयास किया जा रहा है। कोई भी अगर तीनों राजनीतिक दलों की बात की जाए तो उनपे ऐसे कोई भी पदाधिकारी नहीं है सक्रिय या ऐसे कोई हाईलाइटेड चेहरा नहीं है जो इन सबकी जगह ले सके। ठीक है शिवम जी, एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे, क्या सहयोगी दलों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है या बीजेपी अपने ही नेताओं पर फोकस करेगी? अब ये तो देखने वाली बात रहेगी। अगर 2027 को लेकर जिस तरीके से बात की जा रही है तो कई ऐसे नेता हैं जो लगातार दल में भी हैं और लगातार उनके संपर्क में भी हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वहां एक संगठनात्मक रूप से कार्य होता है, संगठनात्मक
संगठन के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, आपस में बैठ के लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने ही लोगों पर ज्यादा भरोसा जताने का प्रयास करेगी। ठीक है, शिवम जी का आखिरी सवाल और पूछेंगे आपसे। विपक्ष जो है इस मंत्रिमंडल विस्तार को आखिरकार किस नजर से देख रहा है? क्या इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है? अगर बात की जाए तो कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं अंशु अवस्थी, उनके द्वारा लगातार सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग भी की जा रही, लगातार अपना पक्ष भी रख रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो एक साल का लगभग आंशिक समय बचा हुआ है, तो लगातार जिस तरीके से ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, वो बजट को लेकर हले भले ही घेरने का जरूर सत्ता पक्ष को प्रयास कर रहे हैं। शिवम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बड़ा दिन है। योगी सरकार 3.0 का विस्तार सिर्फ शपथ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे आने वाले चुनावों की राजनीतिक दिशा और बीजेपी की रणनीति दोनों की तस्वीर साफ होती नजर आएगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।